ये हैं मार्क रूट, जिनका बयान इस समय सुर्खी बना हुआ है और इनका कहना है कि डिफेंस की जो स्पेंडिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उन डिफेंस स्पेंडिंग में चाइना लगातार खर्चे बढ़ा रहा है और खर्चे के साथ साथ वो रूस को अपने साथ लेकर चल रहा है। चाइना असल में खर्चा बढ़ा क्यों रहा है? तो बात आती है ताइवान के खिलाफ काम करने के लिए। ताइवान कहां है? जैसे वर्ल्ड मैप पर देखा जाए तो जूम करके दिखाई दे, इत्तू सा ताइवान है। ताइवान को जूम करके देखें तो ये इस तरह से दिखाई पड़ता है। ताइवान को अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी के उत्तर भाग में ताइवान है। चाइना इस पूरे समुद्र को क्लेम करता है। इस ताइवान को चाइना के साथ में रिफ्ट क्या है वो जान लीजिए। देखिए क्या है, चाइना में पहले जो विचारधारात्मक रूप से लोग रहा करते थे, जो लोकतंत्र के हितैषी थे, जो साम्यवाद विरोधी थे, पूंजीवाद समर्थक थे, उन्होंने चाइना के अंदर जब विरोध देखा खुद के खिलाफ तो वो लोग यहां से निकले और आकर इस आइलैंड पर बस गए। असल मायने में थे ये लोग चाइनीज ही, लेकिन विचारधारात्मक रूप से इन्हें लगा कि हमारे लिए जगह नहीं है चाइना में, तो ये यहां से निकलकर आइलैंड पर बस गए। तो इसको ऐसे समझिए कि आज हमारे देश के अंदर इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक राजनीतिक पार्टी को यह लगने लगे कि बहुत सारे लोग उन्हें पसंद नहीं करते, उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते, तो यहां से निकल जाना चाहिए, कहीं और चलकर रह लेंगे। ऐसे करके अगर राजनीतिक पार्टी शिफ्ट करके दूसरी जगह चली जाए तो वो नया देश बन जाता है और वैसा ही नया देश यहां पर बन गया है। ऐसे में ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना कुछ इस प्रकार से दोनों ने अपने नाम चाइना पर ही रख लिए, दोनों अपने आप को चाइना कहने लगे। ताइवान ने चूंकि निकल करके अलग विचारधारा के नाम पर काम करना शुरू किया तो चाइना के खिलाफ ताइवान की विचारधारा, ये साम्यवादी था तो ये पूंजीवादी था। पूंजीवाद जो है वो यूरोप के द्वारा गिफ्ट था दुनिया को कि ये लीजिए साहब कि आप लोगों को गिफ्ट मिला है। ऐसे में ताइवान जो है वो पूंजीवाद से प्रभावित होने के चलते अमेरिका और यूरोप के बहुत नजदीक रहा। चाइना लगातार साम्यवाद के जड़ में रहा। ऐसे में दोनों देशों में विचारधारात्मक लड़ाई तो रही, पूंजीवाद और साम्यवाद एकदम आगे आकर खड़े हो गए। दोनों के बीच में आज भी यही बवाल है। चाइना कहता है कि तुम तो हमारे हो, क्षेत्र भी हमारा है। ताइवान कहता है नहीं, मैं अब अलग कंट्री हूं, मुझे अलग इज्जत मिलनी चाहिए। हालांकि जो देश वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, जैसे आज भारत वन चाइना पॉलिसी मानता है, अर्थात पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना को दोनों को दो देश ना मानकर एक ही देश मानता है। ऐसे में हम इन दोनों को एक नाम से कंसीडर करते हैं, हम चाइना एक ही मानते हैं, भले ही हम ताइवान से अलग रिश्ते रखते हो। अमेरिका भी चाइना जो शब्द है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना एक ही शब्द है, हम दोनों को एक ही मानते हैं, हम चाइना दूसरा नहीं मानते। इसीलिए हम ताइवान नाम से अलग जगह को स्थान देते हैं, हम ताइवान को अलग वैल्यू देते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को थोड़ा वैल्यू कर पाएं। ठीक है साहब, चाइना इस ताइवान में अपने खिलाफ बनते माहौल को देखता है तो इसको कब्जाने निकलता है। इसी के चलते हमने आपको साल भर पहले एक सेशन बताया था जिसमें ताइवान के खिलाफ चाइना लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा था। युद्ध की तैयारियां ये बार बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम पर करते हैं। ये हर बार बिल्कुल इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं कि किसी दिन मिलिट्री एक्सरसाइज खुद से एक युद्ध कही जा सकेगी। आप ऐसे समझिए, जब रशिया को यूक्रेन पर हमला करना था तो पहले उसने मिलिट्री एक्सरसाइज नाम से ही यूक्रेन के बॉर्डर पर सेना को एकत्रित किया और अचानक धावा बोल दिया और यूक्रेन पर हमला हो गया। यानी कि तरीका यही होता है, पहले मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है यह जताने के लिए कि हां कुछ ऐसा करेंगे। अब यह अभ्यास है कि रियलिटी जिस दिन बन गया उस दिन ताइवान पर हमला हो जाएगा। तो चाइनीज जो सेना है वो ताइवान के सामने अपने जहाज, जंगी जहाज, हवाई जहाज, बेड़े सब लेकर खड़ी हो जाती है। और यह सबसे ज्यादा हाइट तब पकड़ा जब नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की प्रतिनिधि थी वो यहां पर लैंड की। तो उस समय तो चाइना ने बिल्कुल ताइवान को घेर ही डाला था। वर्ष 2022 से लेकर 25 के बीच में अब तक 5 बार चाइना ताइवान के सामने ऐसे युद्ध अभ्यास कर चुका है। अभी ताजा अप्रैल में इन्होंने किया, जिसे स्ट्रेट थंडर 2025 ए नाम दिया, जिसमें 2 दिवसीय पीएलए के द्वारा ऐसा युद्ध अभ्यास था कि बस अब हम गए और जाकर के उसके सीमा क्षेत्र का हमने इंटरफेयर किया और ताइवान के चारों तरफ पहुंच गए। मतलब आप हालत ऐसे सोचिए, यहां ये लोग एकत्रित होते हैं, अपने पानी के जहाज, अपने हवाई जहाज, इन सब को लेकर के ये लोग इसके चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। जैसे गुंडा कई बार लड़कियों को परेशान करने के लिए मोटरसाइकिल नहीं घुमाता है चारों तरफ, कुछ वैसे ये लोग ताइवान के चारों तरफ अपने जहाज घुमाना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुझ पर मारेंगे, तुझको मारेंगे, ऐसा करते करते फिर अपने हवाई जहाज को स्टंट मारते हुए लेकर जाते हैं। तो स्टंट मारते हुए आप देखें कि ये जो क्षेत्र है जिसको ताइवान अपना मानता है, उस क्षेत्र के अंदर तो ये लगभग हर बार अपना जहाज घुसा के चले आते हैं। ताइवान के भीतर तक जो कंटेजियस क्षेत्र है उस तक
इनका प्रहार रहता है कि वहां तक पहुंच जाएंगे तुम पर हमला करने के लिए। तो ताइवान को ये जब जब युद्ध अभ्यास करते हैं, परेशान करते हैं। ये कुछ डेटा है जो दर्शाता है कि कितनी बार इनके फाइटर जेट ताइवान के क्षेत्र के अंदर तक पहुंचे। ये काम लगातार चाइना कर रहा है। मतलब हद यह है कि पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है ताइवान को जब चाइना के द्वारा युद्ध अभ्यास किया जा रहा होता है। चाइना वर्तमान में जो ताइवान के अंदर बैठे हुए लाई चिंगटे नाम के प्रेसिडेंट हैं, उनको पैरासाइट मानता है कि परपोषी है, ये केवल जीता ही हमारे वजह से है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो उस सत्ता को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। जब बाइडेन यहां हुआ करते थे तो वो ताइवान के साथ मुखर थे कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं टेंशन ये है कि ये बिक जाता है आदमी, हर बार ये ट्रेड को आगे ले आता है। ये वो आदमी है, हाल ही में ईरान के साथ भी सीज फायर पर इसलिए तैयार हो गया कि तेल बेचकर पैसा कमाओ, हमें भी देना। ये वो व्यक्ति है जो कि सत्ता परिवर्तन के लिए निकला था, लेकिन ईरान के साथ में इस बात पर सेटल करके आ गया कि बढ़िया ट्रेड करेंगे। बिल्कुल वैसे ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में समझौता कराने का ये दंभ भरता है, लेकिन चाइना के साथ इसलिए सेटल हो गया कि हाँ ठीक है, माफी चाहूंगा, पाकिस्तान के साथ इसलिए सेटल हो गया कि ठीक है तुम मेरा क्रिप्टो खरीद लो, सारा मामला सेटल हो जाएगा। ऐसे ही इजराइल ईरान में ईरान के साथ ये इसलिए सेटल हो गया कि हाँ ठीक है तुम तेल बेचना, मेरे लिए भी पैसे कमा के देना, ठीक हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये व्यापारी आदमी कल को अगर ताइवान के नाम पर युद्ध शुरू भी कर दे तो हो सकता है ताइवान की सारी कंपनियों को उठा करके अमेरिका ले जाने की डिमांड रख दे कि मैं तुम्हारी सुरक्षा में आया था, मेरा व्यापारिक सेंस कहता है कि तुम्हें यहां से निकलना चाहिए, चलकर अमेरिका सेटल हो जाना चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि यह आदमी किसी के साथ भी मांडोली कर सकता है, जहां से इसे व्यापारिक हित दिख रहे होते हैं वहां से यह समझौता कर लेता है। मतलब चाइना के खिलाफ इसने 150% तक टैक्स लगाए, बाद में उन्हीं 150 को हटा करके आधे से भी कम पर ले आया, कहता है कि नहीं नहीं व्यापार करना है। तो यह व्यापारी आदमी, इसको व्यापारिक हित देखने ये युद्ध में ले जाकर ही, मतलब ये वो दोस्त है जो आपको बिल्कुल जंगल में शेर के सामने ले जाकर खड़ा छोड़कर फिर पूछता है बता अपना सामान मुझे देगा कि नहीं देगा। ये वैसा मित्र देश है। ऐसे में इस व्यक्ति के ऊपर तो विश्वास करना मुश्किल है, और ताइवान की चिंता भी यही है कि ये आदमी अगर रहा तो ऐसे में चाइना जो है ना वो इसको खरीदना समझ जाएगा, उसे पता रहेगा कि इसे कैसे खरीदना है। देखो पुलिसिया भाषा में एक लाइन बोलते हैं, सरकारी सिस्टम में एक लाइन चलती है, अधिकारी वो बुरा होता है जिसके बारे में यह ना पता हो कि यह करप्ट है कि मतलब करप्शन रहित है या करप्शन युक्त है। वो बेकार अधिकारी माना जाता है जिसके बारे में पता ना चले। विभाग को या फिर जो बिचौलिए हैं उन्हें पता चल जाए कि यह आदमी करप्ट है और यह इस काम के इतने पैसे लेगा, उसके बाद उस क्षेत्र के जितने भी अपराधी हैं या फिर जितने भी समाज कंटक हैं जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता का कारण यही होता है कि अरे पता है यार पैसे लेता है, ठीक है भाई पैसे पहुंचा देना। ऐसे में दिक्कत ताइवान को यह हो रही है कि वो खरीदना जानता है कि चाइना जो है वो इसको खरीद लेगा। चाइना के पास ताइवान से हमेशा ज्यादा पैसा रहेगा, व्यापारिक हितों में यह आदमी बिक जाएगा। ऐसे अधिकारी चिंता का कारण बन जाते हैं। तो यह फिलहाल के लिए दुनिया के लिए चिंता बन गया। जैसे आप हर बार देखिए ना, पहले रशिया यूक्रेन के केस में इसने रशिया से मांडोली कर रखी थी, फिर रशिया से मांडोली करते करते यूक्रेन से मांडोली करके पैसे लेके बैठ गया। ऐसे ही ईरान और इजराइल के बीच में सब सही चल रहा था, लास्ट में तेल के नाम पर सेटल हो गया। भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान में अपना क्रिप्टो बेच के सेटल हो गया। ये अक्सर हारने वाली पार्टी को तो पूरी तरह से अपने साथ खरीद लेता है। ऐसे में ये ताइवान को भी हो सकता है कि यह लालच दे कि या तो तुम अपना माल दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। तो डर रहे हैं लोग, इसकी सत्ता से डर रहे हैं, और ऐसे में यही कारण है कि ताइवान को खरीदने पड़ रहे हैं हथियार अमेरिका से। अभी ताजा ताजा खबर है पिछले महीने की कि ताइवान ने अपने खर्चे बढ़ा दिए हैं वेपन की परचेज के ऊपर, और इसी के चलते मार्क रूट कह रहे हैं कि चाइना से डरने की आवश्यकता है। पीछे वो भी नहीं खड़ा है, वो भी तगड़ा प्रैक्टिस कर रहा है, तगड़े पैसे खर्च कर रहा है। मिलिट्री स्पेंडिंग की अगर बात की जाए ना दुनिया में, तो 2024 में अकॉर्डिंग टू सिप्री, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ये जानकारी देता है कि दुनिया में कितना डिफेंस पर खर्च हो रहा है, उसके अनुसार पूरी दुनिया ने मिलिट्री स्पेंडिंग $3.25 ट्रिलियन की थी वर्ष 2024 में, जो 2023 की तुलना में लगभग 9.5% ज्यादा थी। बोले इन देशों में 60% जो खर्चा करने वाले देश थे उनमें नाम यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी और इंडिया का था। इसमें से भी जो चाइना है वो यूरोप के अंदर लगभग 60% मिलिट्री स्पेंडिंग, लगभग $314 बिलियन का खर्चा करने वाला अकेला देश था। चाइना लगातार इतना खर्चा कर रहा है, इसके बारे में सिप्री की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई जून 2025 में, उसमें कहा गया कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं 2030 तक चाइना के पास वो अमेरिका और रशिया के बराबर होंगी। साथ ही साथ ये हर साल 100 से ज्यादा नए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा रहा है। चाइना लगातार अपना असलहे पर खर्चा करता चला जा रहा है। ऐसे में
ताइवान को इस बात की चिंता है कि चाइना जो मिलिट्री का बिल्टअप तैयार कर रहा है, उसके चलते हुए ताइवान संभावित रूप से हमला पाएगा ही पाएगा। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि चाइना ने इंटरनली वर्ष 2027 को मार्क किया हुआ है कि हम ताइवान पर उस दिन हमला कर देंगे। लेकिन हमले की स्थितियां अगर चाइना पहले ही भांप गया कि ट्रंप को सेटल किया जा सकता है, तो हो सकता है वो कभी भी हमला कर दे। यही कारण है कि 2027 सुर्खियों में है कि ताइवान पर हमला होगा, लेकिन ट्रंप के व्यवहार को अगर चीन सही से समझ गया हो तो वो भले ही कल ही हमला कर दे, क्योंकि ट्रंप कोई दुनिया के लिए चिंता नहीं है, क्योंकि ट्रंप को खरीदा जा सकता है। ताइवान जो है वो अपने आप को देश जरूर मानता हो, लेकिन चाइना कहता है कि वो तो मेरा हिस्सा है, तो उस पर मुझे एग्रेशन क्या करना, मैं तो वैसे ही उठकर चला जाऊंगा। अब ऐसे में इन दोनों के बीच में खैर शीत युद्ध का रूप व्यावहारिक रूप ले चुका है। चाइना कहता है एक बार तो कि मैं अंदर घुसूंगा, चाइना फिर दूसरी लाइन कहता है कि तुम तो मेरे ही हो, तो घुसना क्या, तुमसे बिना पूछे घुस जाऊंगा। कुल मिलाकर दोनों के बीच में कलेश मचा हुआ है, जैसे क्लैश कह रहे हैं। और ऐसे में बीजिंग जो है वो पूरी तरह से तैयारी में है कि मुझे अंदर जाना है। इस पर मार्क रूट जो नाटो चीफ है, इनका कहना है कि इस आदमी का सहयोगी बनेगा पुतिन। पुतिन कैसे बनेंगे? बोले पुतिन को पता है कि चाइना को सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। वो क्या करेंगे कि यूक्रेन वाला हिस्सा छोड़कर यूरोप के किसी और देश पर हमला बोल देंगे। उससे क्या होगा, नाटो देश जो है वो रूस से युद्ध करने में अंगेज हो जाएंगे। अगर वो वहां अंगेज हुए तो ये व्यक्ति चाइना से कहेगा कि अब तुम इतने में हाथ साफ कर लो। असल मायने में तैयारी भी यही थी। जब रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा था, उस समय तैयारी थी कि चाइना ताइवान पर हमला कर लेगा, लेकिन उस चाइना के द्वारा ताइवान पर उन दिनों हमला हुआ नहीं, वो चीजें बची रह गई। इसी बात को मार्क रूट कहते हैं कि हमें अब तैयार रहना चाहिए, ऐसी स्थितियां कभी भी बनकर आ सकती हैं। यही बातें नाटो के अंदर मीटिंग के अंदर कही गई। नाटो कंट्रीज ने अपने द्वारा इन बातों को रखा। दोनों इन्हीं के डर से चिंतित थे, दोनों अपनी तरफ से बातें कर रहे थे कि नाटो को तैयार हो जाना चाहिए। हमारी इस समिट में यह तैयारी कंफर्म हो कि अमेरिका ताइवान को कैसे बचाएगा, हमारी तैयारियां क्या होंगी। इस बीच में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि चाइना ताइवान को इन्वेड नहीं करेगा, अगर ऐसा होगा तो हम युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब अमेरिका ने भी एक तरह का आश्वासन देने का प्रयास किया ताइवान को, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन चिंता क्यों ना करे ताइवान, बेचारे यूक्रेन के साथ भी खड़ा था अमेरिका, लेकिन बाद में तुम उस बेचारे को इस तरह से जलील कर दिए कि तुम्हारे पास क्या ही है जो तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। तो ताइवान डर इसी वजह से फिलहाल के लिए रहा है। चाइना अपने आप में अमेरिका को यह कह रहा है कि आप हथियार बेचकर अच्छा नहीं कर रहे हो ताइवान को, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम बेच ही इसलिए रहे हैं ताकि हम उसे भविष्य में अपने सहयोगी के रूप में रख सकें, उसके साथ में रह सकें। अमेरिका एक और दांव चल रहा है, और वो ये है कि आईएमएफ जो है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दुनिया के अंदर क्या दो तरह की बैंक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जो कि अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है, उनको दुनिया भर में लोन देने होते हैं, सब काम करने होते हैं। ऐसे में आईएमएफ में ताइवान सदस्य हुआ करता था। 1980 में अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी मानते हुए पीओसी और आरओसी, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों को एक मान लिया और चाइना को एक मानते हुए ताइवान को वहां से बाहर निकाल दिया। अब अमेरिका चाह रहा है कि ताइवान को फिर से एंट्री कराई जाए ताकि थोड़ा मसाला आए। इसी वजह से अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने इस बिल को प्रस्तावित किया है कि ताइवान को आईएमएफ में शामिल करिए। अब यह मामला सीनेट तक जाना है, सीनेट अगर एग्री कर देता है तो ताइवान की एंट्री हो जाएगी। कुल मिलाकर अमेरिका का अब नया स्वाद ताइवान बन रहा है। मार्क रूट ने अपने डर से इस बात की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित कर दिया है, अगर युद्ध ना भी हो रहा होगा तो ये लोग करवा देंगे, ऐसी फीलिंग फिलहाल के लिए रूप में दिखाई दे रही है। बाकी ट्रंप ने अपने फिर से वही पुराने अंदाज में मार्क रूट की जो चैट है उन्हें लीक कर दिया और कहा कि देखो, इन्होंने कह दिया है कि 5% ये जीडीपी का खर्च करने के लिए तैयार हो गए हैं और इन्होंने मुझे ग्रेट कहा है। खैर, ट्रंप ग्रेट हैं और ट्रंप दुनिया में युद्ध लाते हैं और ट्रंप दुनिया में युद्ध से शांति पहुंचाते हैं। ये दुनिया भविष्य में अपनी तरफ से समीक्षा में बता ही देगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको क्या लगता है कि युद्ध कब तक संभावित है, ताइवान विषय भी है या नहीं, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।